So, good evening. Welcome back again to our continuation of the autonomic nervous system. देखो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना ओपी पॉइजनिंग, ये क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं तुम लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ाई कर रहे हो है ना, तो दो ही पर्सपेक्टिव बेसिकली मेरे जहन में होना चाहिए। पहला कि हमको एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से हो जाए, दूसरा पेशेंट का पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना है कि इस चीज को हम जब क्लिनिक्स में यूज करेंगे तो क्लिनिकली ये टॉपिक मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ओपी पॉइजनिंग जो क्लिनिक्स में आपको केसेस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से अपना इमरजेंसी ड्यूटी करोगे आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी भी होता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सुसाइड, है ना। सुसाइड इंडिया में बहुत कॉमन होता है। तो जो रूरल सेटिंग में लोग सुसाइड करते हैं उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। बेगोन, प्रोपोक्सोर, है ना, टिक 20, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल इंसेक्टिसाइड्स हैं और इसका इस्तेमाल लोग सुसाइडल इंटेंट से करते हैं। सो कमिंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन, देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स इन द रूरल सेटिंग, है ना, एंड इट इज कॉमन कॉज ऑफ पॉइजनिंग इन इंडिया। बेसिक मैकेनिज्म इसमें क्या है, देखो एसिटिल कोलिन एज अ मॉलिक्यूल जो है, इसको जो है ना ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम तोड़ देता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये इसका ब्रेक डाउन करा के कोलिन बना देता है। ठीक है, फिर ये रिसाइकल हो जाता है ऑब्वियसली। बट अगर मान लो कि ये एंजाइम क्या हो जाए, काम ही ना करे, समझ गए ना, तो हम लोगों का एसिटिल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एसिटिल कोलिन विल बी इंक्रीज्ड। अब देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये बहुत शॉर्ट मार्जिन, शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। जहां पे रिक्वायरमेंट है प्रोड्यूस हुआ, बाकी बॉडी उसको तुरंत खत्म कर देता है ताकि वो सिग्नल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। बट अगर कोलिन एसिटिल कोलिन टूटेगा ही नहीं तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस एक्सेसिव एसिटिल कोलिन के कारण हम लोगों का बहुत फीचर्स देखने को पेशेंट में मिलेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कोलिनर्जिक एक्टिविटी, है ना, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या फीचर्स आता है। कॉमन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आर मैलाथियन, पैराथियन, डाइक्लोफॉस, है ना, डायजिनॉन एंड क्लोरथियोन। These compounds irreversibly inhibit the acetylcholinesterase enzyme and cause accumulation of the acetylcholine at the muscarinic and nicotinic synapses। तो जिसके कारण दो अलग अलग तरह के प्रॉपर फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कुछ सिम्टम्स जो होंगे, कुछ सिम्टम्स जो होंगे वो मस्करीनिक होंगे। क्या होंगे, मस्करीनिक होंगे। और कुछ सिम्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो निकोटिनिक सिम्टम्स होंगे। ठीक है ना, तो इनको हम लोग देखेंगे अभी। सो कॉमन कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स इंक्लूड कार्बाराइल, एल्डी कार्ब एंड प्रोपोक्सोर, एंड दिस कंपाउंड irreversibly inhibit acetylcholinesterase and cause accumulation of acetylcholine at the neurosynapses। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें दिखा रहा है कि एक किसान जो है वो स्प्रे कर रहा है अपने खेत में और वो विश कर रहा है मे यू डाई विथ योर ओन पॉइजन, है ना। एंड जो कीड़े मकोड़े हैं वो विश कर रहे हैं कि मे यू डाई विथ योर ओन पॉइजन। और जाहिर सी बात है कि अगर इसने प्रोटेक्टिव वियरिंग नहीं पहन रखा है तो इसका जो एक्सपोज्ड स्किन है ना, फेस है, नेजल ट्रैक्ट है, ये सबसे भी क्या होता है, वो स्प्रे उसके नाक में, बॉडी में एंटर कर सकता है और उसके कारण क्या होगा, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक्सीडेंटल एक्सपोजर के कारण बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है, दिखा रहा है इसमें कि एक साइनेप्स है ना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से एसिटिल कोलिन रिलीज हो रहा है और एसिटिल कोलिनेस्टेरेज क्या कर रहा था, इसका ब्रेक डाउन करा रहा था। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, these are acetylcholinesterase inhibitor, so they increase the acetylcholine in synaptic cleft, causing overstimulation of the acetylcholine receptors and causing symptoms of OP poisoning। तो वही यहाँ पे हुआ कि एसिटिलकोलिनेस्टरेज को ऑर्गेनोफॉस्फेट ने खत्म कर दिया। अब चूंकि एसिटिलकोलिनेस्टरेज है नहीं तो देयर इज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द एसिटिलकोलिन और नर्वस क्या हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक बहुत ही टेंट्रम के स्टेट में आ जाएगा और बोथ मस्करीनिक एंड निकोटिनिक सिम्टम्स हम लोगों को क्या होगा, देखने को मिलेगा।
So OP compounds inhibit acetylcholinesterase enzyme accumulation of acetylcholine at the synapses, overstimulation of muscarinic, nicotinic and CNS receptors. ठीक है ना, इसमें एक एंजाइम एजिंग का भी कॉन्सेप्ट है जिसके कारण इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग, एक न्यूमोनिक होता है स्लज, SLUDGE, उससे हम लोग समझ सकते हैं ना। तो दीज आर मस्करिनिक एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस, है ना। तो बहुत लोग एग्जाम में ये गलती करते हैं कि सिर्फ स्लज लिख करके आ जाते हैं। देखो इसका जो 3 अलग अलग तरह का सिम्टम्स आ रहा है ना, उसमें मस्करिनिक सिम्टम्स अलग है, निकोटिनिक सिम्टम्स अलग हैं और CNS सिम्टम्स अलग है। तो स्लज जो न्यूमोनिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मस्करिनिक सिम्टम्स को कवर करता है। तो स्लज स्टैंड्स फॉर, S इज फॉर सलाइवेशन, L इज फॉर लैक्रिमेशन, U is for urination, D is for defecation, G is for gastrointestinal cramps, E is for emesis, and M is for meiosis. That is, pupil will be dilated. That is, pupil will be dilated. और फिर क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रैडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है, डंबल्स भी एक कोड है जिसमें तुम्हारा B आता है, जिससे हम लोग ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रैडिकार्डिया को भी वो कवर कर देता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये D क्या हो जाएगा, डेफिकेशन हो जाएगा, U से क्या हो जाएगा, यूरिनेशन हो जाएगा, M से क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक है ना, B से ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रैडिकार्डिया आ जाएगा, E से इमेसिस आ जाता है। ठीक है, L से लैक्रिमेशन हो जाता है और S से सलाइवेशन आ जाता है। तो मैं तो अपने टाइम में डंबल्स ही ज्यादा यूज करता था एज अ कोड, स्लज यूज करते हैं बहुत लोग, बट डंबल्स में ज्यादा चीज कवर हो जाता है, इसीलिए डंबल्स मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफरेबल कोड है। उसी तरह से अब निकोटिनिक फीचर्स का अगर बात करें तो मसल फैसिकुलेशंस देखने को मिलेगा, और उसके कारण अगर एक्सेसिव मसल वीकनेस होगा तो इट कैन आल्सो लीड टू पैरालिसिस, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दैट इज टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है अर्ली, जिसके कारण कंफ्यूजन, सीजर्स और कोमा देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, देखो इस पिक्चर से तुम लोग अच्छे से मस्करिनिक और निकोटिनिक सिम्टम समझ सकते हो, बिकॉज मस्करिनिक जो है ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, आई एम ओवर स्टिमुलेटेड, नाउ यू ऑल वर्क, है ना। तो मस्करिनिक लीक एवरीवेयर एंड आई एम इन स्लज, दैट इज सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, GI क्रैम्प एंड एमिसिस। वही अगर निकोटिनिक का बात करें हम लोग, निक्स गिव टेंशन, वीकनेस एंड पैरालिसिस। ठीक है, हाइपरटेंशन एंड मसल वीकनेस। तो मिड्रियासिस होगा, टैकीकार्डिया होगा, मसल वीकनेस, ट्विचिंग, फैसिकुलेशन, हाई BP, और फाइनली क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है ना, तो these are the nicotinic symptoms and these are the muscarinic symptoms. CNS फीचर्स अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या होगा, पेशेंट को एंजाइटी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ट्रेमर्स, कन्वल्शन, सीजर्स भी आ सकता है पेशेंट को, है ना। उसके कारण फिर लो डोजेज में अगर एक्सपोजर होता है तो कंफ्यूजन में रहता है पेशेंट, वीकनेस और एक्सेसिव इसमें फिर जाके फिर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन अगर आपको लिखना पड़ा तो इन्वेस्टिगेशन क्या लिखोगे, देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। अभी रिसेंटली जो मैंने कोल्हान यूनिवर्सिटी का पेपर शेयर किया था, उसमें तुम देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसको अच्छा से प्रिपेयर कर लेना है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या रहेगा, सीरम कोलिनेस्टेरेज इसमें डिक्रीज मिलेगा, RBC का कोलिनेस्टेरेज जो है तुम्हारा क्या रहेगा, घटा हुआ मिलेगा, विच इज मोर स्पेसिफिक। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि जो मैनेजमेंट लिखने के लिए आता है, तो सर ट्रीटमेंट में तो एट्रोपिन है खाली, डैम और पैम है, तो ये तो 3 ही लाइन हुआ। देखो मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन नहीं होता है, मैनेजमेंट का मतलब अलग अलग हेडिंग में तुमको लिखना है, मैनेजमेंट का मतलब इन्वेस्टिगेशंस भी है, मैनेजमेंट का मतलब उसका जनरल मैनेजमेंट जो आता है, जो कि हम लोग बोलते हैं जैसे डिकॉन्टेमिनेशन ऑफ क्लोथ्स करना है, डिस्कस करेंगे उसको अभी हम लोग, तो वो सब भी जनरल मैनेजमेंट में आता है। और फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आता है कि पर्टिकुलर ड्रग्स तुम क्या दोगे, तो दैट इज द ड्रग थेरेपी। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी डिजीज का मैनेजमेंट में ड्रग थेरेपी अलग मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट जो है वो अलग है, और उसको भी लिखना है। जैसे हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट में बहुत बार तुमको ड्रग थेरेपी के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि डाइटरी एडवाइस क्या दोगे पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए क्या एडवाइस दोगे, तो वो सब चीज इंक्लूडेड होता है। दैट इज वाई जो मैनेजमेंट होता है ना, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। डायग्नोसिस तुमको लिखने बोला जाएगा, वो 1 नंबर या 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स लिखने के लिए बोला जाएगा, वो 2-3 नंबर का होगा, बट मैनेजमेंट 5 नंबर का होगा। और मैनेजमेंट में ये सारा चीज लिखना है, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जनरल मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैनेजमेंट।
तो अगर एबीजी हम लोग करेंगे, एबीजी का मतलब क्या होता है, एबीजी हो सकता है कि तुम लोग यूजी लेवल में अभी सेकेंड ईयर में उतना नहीं जानते होंगे, तो इट स्टैंड्स फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। कोई भी अच्छा हॉस्पिटल में तुम काम करोगे तो एबीजी तुमको ढेर सारा करने भी मिलेगा और देखने भी मिल जाएगा, जिसमें हम लोग आर्टरी से मोस्ट प्रेफरेबली, रेडियल आर्टरी नहीं हुआ तो फेमोरल आर्टरी से ब्लड निकालते हैं। ब्रैकियल कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें अगर ट्रॉमा हो गया और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया ना, तो फिर आगे का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा। बट अल्नर टेस्ट अगर हम लोग देखें, अल्नर आर्टरी अगर है तो एलन टेस्ट एक होता है, एलन टेस्ट अगर कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई दोनों तरफ है ठीक ठाक, तो हम लोग आराम से रेडियल आर्टरी पिक करते हैं। और अगर मान लो अगर इस प्रिकिंग में वो वैसोकंस्ट्रिक्शन में भी जाता है, स्पाज्म में भी जाता है, तो अल्नर आर्टरी से क्या होगा, हाथ को सप्लाई मिलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। बहुत सारा पैरामीटर्स उसमें हमको पता चल जाता है, जैसे कि पीएच कितना है, पीसीओ2 कितना है, पीओ2 कितना है, सोडियम पोटेशियम का लेवल कितना है, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, अनायन गैप है कि नहीं है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन एक आर्टिरियल ब्लड गैस एनालिसिस में मिल जाता है। तो एबीजी में जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, हाइपोक्सिया मिलेगा, मतलब सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मेरे को कम मिलेगा। उसी तरह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, मतलब पीएच विल बी लेस देन 7.35। देखो नॉर्मल पीएच जो होता है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज फ्रॉम 7.35 टू 7.45। 7 मत याद कर लेना तुम लोग, है ना, 7 बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है बॉडी के लिए, ठीक है ना। जो हम लोग याद करते थे कि न्यूट्रल पीएच इज 7, तो बॉडी का नॉर्मल पीएच इज इन द रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। बट अगर इसके केस में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एसिडोसिस देखने को मिलेगा, एंड दैट टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जिसमें पीसीओ2 का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज किया हुआ रहेगा। ठीक है ना। अब चेस्ट एक्सप्रेस में हम लोगों को जनरली एस्पिरेशन देखने को मिलता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया, क्योंकि पेशेंट थोड़ा बेहोश होकर के बहुत बार इतना सिक्रीशन आता है कि वो एस्पिरेट भी कर जाता है। डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर। बहुत बार पेशेंट का अटेंडेंट रिलेटिव वो डब्बा या वो चीज लेकर के आ जाएगा जो उसने कंज्यूम किया है, या वो बताएंगे कि आज ही खेत में इसने इसका छिड़काव किया था। तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डायग्नोसिस। फिर कैरेक्टरिस्टिक कॉलिनर्जिक सिम्टम्स जो देखने को मिल रहा है, जो हम लोग देखें न्यूमोनिक डंबल से, एंड रिस्पॉन्स टू एट्रोपिन, है ना, थेरेप्यूटिक ट्रायल भी तुम देके देख सकते हो कि पेशेंट ब्रैडिकार्डिया में आ रहा है, एट्रोपिन देने से उसका सिम्टम्स इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंफर्म डायग्नोसिस हो गया है इसका। मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली हर इस तरह का क्रिटिकल केसेस में एबीसी सबसे पहले करना है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एज अर्ली एज पॉसिबल रिमूव द कॉन्टेमिनेटेड क्लोथिंग। ठीक है ना, बहुत बार क्या होता है जब वो पीता है तो कपड़ा में भी गिरता है, या स्प्रे किया तो बॉडी में भी तो एक्सपोज हुआ, साथ में कपड़ा भी है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल क्लोथ्स को रिमूव करना है और बॉडी को वॉश करना है ना। तो कॉन्टेमिनेटेड अगर है, कॉन्टेमिनेशन है, तो स्किन को वॉश कर देना है, आई और स्किन का भी डिकॉन्टेमिनेशन करना है। एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को ऑक्सीजनेट करो। अगर उसका जीसीएस बहुत लो आ रहा है तो पेशेंट को हमको इंटूबेट भी कर देना है। अगर जीसीएस इज लो, लेस देन 7, इंटूबेशन करके वेंटिलेटर सपोर्ट पे हमको डाल देना है पेशेंट को। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक एंटीडोट्स है वो हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो जनरल मेजर्स में अगर हम लोग देखें, मैंने बताया ना मैनेजमेंट का अलग अलग पार्ट है। जैसे जनरल मेजर, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्सपोजर, वॉश द स्किन विथ सोप एंड वाटर, एंड इन केस ऑफ इंजेक्शन गैस्ट्रिक लवाज शुड बी डन इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स विद इन 4 आवर्स। अगर 4 घंटा के बाद आता है तो लवाज करने का कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होगा जो वो इंजेस्ट किया है, जो तुम्हारा इंसेक्टिसाइड है, वो मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग दे सकते हैं, जो कि क्या करेगा, एब्जॉर्बेंट का काम करेगा। 1 to 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से एक्टिवेटेड चारकोल दिया जा सकता है। एंड मेटिकुलस केयर ऑफ द एयरवे इज इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, पेशेंट शुड बी वेंटिलेटेड। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज ऑब्वियसली विथ एट्रोपिन। क्या करेगा, जितना मस्करिनिक इफेक्ट्स है इसका, जो हम लोग डंबल्स से याद किए थे, है ना, या स्लज से याद किए थे, वो क्या कर देगा, एट्रोपिन खत्म कर देगा उसको। ठीक है, और हम लोग प्रेलिडॉक्सिन भी यूज कर सकते हैं, विच इज स्पेसिफिक एक्टिवेटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, जो कि रीएक्टिवेशन करा सकता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का। और अगर सीजर आ रहा है पेशेंट को तो बेंजोडायजेपिन्स तुम दे सकते हो, जैसे कि मिडाजोलाम, ठीक है ना, लोराजेपाम, ये दे सकते हो पेशेंट को फॉर सीजर्स।
तो एट्रोपिन इज एडमिनिस्टर्ड टू कंट्रोल द मस्करिनिक सिम्टम्स. इट इज गिवन एट अ डोज ऑफ 2 मिलीग्राम इंट्रावीनसली एवरी 5 to 10 मिनट्स, और जब तक कि फुल एट्रोपिनाइजेशन नहीं होगा. तो एट्रोपिनाइजेशन कैसे पता चलता है? एट्रोपिनाइजेशन का मतलब होता है कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, हार्ट रेट मोर देन 100 आने लगेगा. उसके बाद उसका प्यूपिल्स पूरा डायलेटेड हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, सेक्रीशंस ड्राई हो जाएगा. तो अंडर आर्म एक बहुत अच्छा प्लेस होता है, वहां तुमको बार बार हाथ उठा के पेशेंट का देखना है कि स्किन उसका ड्राई हो रहा है कि नहीं, या अभी तक स्वेटिंग उसको आ रहा है. फुल्ली एट्रोपिनाइज जब हो जाता है पेशेंट, तो फिर सेक्रीशंस एकदम कम हो जाता है. तो बहुत बार बहुत डोज भी देना पड़ता है, कभी कभी 200 मिलीग्राम तक का भी डोज देना पड़ता है ताकि एट्रोपिनाइजेशन हो जाए. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना डोज से पेशेंट एट्रोपिनाइज होता है उतना ही को इन्फ्यूजन बना के ओवर 6 आवर्स लगा देते हैं, ओवर 6 आवर्स इन्फ्यूजन में लगा देते हैं. ठीक है ना. सो ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ड्राइंग ऑफ द ब्रोंकियल सेक्रीशन इंडिकेट्स फुल एट्रोपिनाइजेशन. प्यूपिल साइज तुम्हारा बढ़ जाएगा. हार्ट रेट शुड बी नॉट बी यूज्ड एज एंड पॉइंट, है ना. तो प्यूपिल साइज जो है और हार्ट रेट को तुम एंड पॉइंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि बहुत बार हार्ट रेट बढ़ जाएगा, 100 के ऊपर आ जाएगा जैसे मैंने तुमको बताया, मगर फिर भी क्या है कि तुम्हारा ड्राई स्किन नहीं हुआ है ना. तो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो ड्राइनेस है, जो आर्म पिट्स का ड्राइनेस है, वो तुम्हारा मेन एंड पॉइंट है प्यूपिल साइज, और इसको तुम नहीं ले सकते. वंस full atropinization is achieved, it should be maintained either with repeated doses or by a constant atropine drip for at least 2 to 3 days. तो मैंने बताया तुमको कि जैसे मान लो 200 मिलीग्राम से एट्रोपिनाइज हुआ, तो 200 मिलीग्राम को हम जो है सलाइन में डाल देंगे, 500 ml नॉर्मल सलाइन में डाल देंगे, और इसको एट द रेट ऑफ 80 ml पर आवर लगा देंगे. तो ये 6 घंटा तक ऑलमोस्ट चलता रहेगा अपना. Pralidoxim, जो जिसको हम लोग 2-PAM भी बोलते हैं, इट इज अ कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर. इट इज इफेक्टिव फॉर निकोटिनिक एज वेल एज मस्करिनिक फीचर्स ऑफ द टॉक्सिसिटी, क्योंकि जो एंजाइम है उसी को रीएक्टिवेट कर दे रहा है. तो यूजुअल डोज इज 1 ग्राम 8 आवरली फॉर 2 to 5 days. However, WHO has recommended a higher dose, जो कि बोल रहा है 20 मिलीग्राम पर केजी टू मैक्सिमम ऑफ 1 ग्राम इनिशियली ओवर 20 minutes, followed by a constant infusion of 9 मिलीग्राम पर केजी पर आवर फॉर 24 to 72 आवर्स. तो ये डोजेज कैलकुलेशन तुमको एज पर द वेट ऑफ द पेशेंट करना पड़ेगा. तो इसी वजह से जो बहुत बार आजकल जो ट्रॉलीज डिजाइन किया जा रहा है, वो ऐसा ट्रॉली है जिसमें पेशेंट को लेटाओगे ना तो वो वेट बतला देता है पेशेंट का. ठीक है. तो या फिर हम लोग ड्राई वेट का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लेंथ और उसका बॉडी का फिजिक देख करके, हाइट और फिजिक के हिसाब से हम लोग का एक चार्ट होता है आईसीयू में, वो चार्ट को देख करके तुम उसका बॉडी वेट डिसाइड कर सकते हो और उस हिसाब से डोजिंग कैलकुलेशन हो जाएगा. So role of pralidoxim in carbamate poisoning is controversial. It should be avoided in carbaryl ingestion, and it should be used in severe carbamate poisoning or in those who present with after ingestion of an unknown cholinesterase inhibitor. एट्रोपिन थेरेपी हम लोग समझ गए कि लोडिंग डोज दे दे करके रिपीट करना है, एट्रोपिनाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग इसको कर सकते हैं. एंड पॉइंट में ड्राई लंग्स को हम लोगों को यूज करना है, इसको हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट नहीं बनाना है. ठीक है. प्रेलिडॉक्सिन गिवन अर्ली बिफोर एंजाइम एजिंग, ये याद रखना है. तो कभी कभी क्वेश्चन में तुमको एक एजिंग करके पूछेगा कि एंजाइम एजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है. तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो इसको टाइमली तुम थेरेपी नहीं देते हो, है ना, तो एक बार अगर एंजाइम जो है उसका एजिंग हो गया, तो फिर क्या होगा कि ये प्रेलिडॉक्सिन दे करके भी पेशेंट को तुम वो रिएक्टिवेट नहीं कर पा सकते उसको, है ना. तो 30 मिलीग्राम पर केजी आईवी ओवर 30 मिनट्स भी डोज तुम्हारा बहुत जगह पे WHO रिकमेंड करता है कि इतना तक तुम प्रेलिडॉक्सिन दे सकते हो. एंड इट इज ऑब्वियसली इफेक्टिव फॉर निकोटिनिक सिम्टम्स मोस्टली, और एट्रोपिन हम लोग क्या करेंगे मस्करिनिक सिम्टम्स के लिए. अगर तुमने इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द पेशेंट. और आज भी इतना कुछ करने के बाद भी मोर्टेलिटी ड्यू टू ओपी पॉइजनिंग इज वेरी हाई, है ना. ओपी पॉइजनिंग का केसेस में डेथ का रेट बहुत हाई है, बहुत हाई. ठीक है. तो अगर कुछ नहीं हुआ ट्रीटमेंट तो इंटरमीडिएट सिम्टम्स आ सकता है पेशेंट को. इसका भी एक पूरा कैस्केड है इंटरमीडिएट सिम्टम का. जब तुम मेडिसिन पढ़ोगे या फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ोगे ना, तो फॉरेंसिक मेडिसिन में तुमको इंटरमीडिएट सिम्टम पे कभी कभी सिंड्रोम पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट सिंड्रोम, है ना. इसमें क्या होता है कि पेशेंट पूरा तरह से रिकवर भी नहीं किया रहता है, बीच बीच में उसको सिम्टम्स आ ही रहा होता है. रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली तुमको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा पेशेंट को. एस्पिरेशन न्यूमोनिया के लिए तुमको प्रॉपर पर्टिकुलर उसका सक्शन, एस्पिरेशन, ये सब टाइम टू टाइम करते पड़ेगा. और बाद में डिलेड पोलीन्यूरोपैथी भी हो सकता है, पेशेंट को रेसिडुअल वीकनेस भी रह सकता है.
प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल, टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, कितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, एंड ऑब्वियसली अर्ली वेंटिलेटरी सपोर्ट क्या करेगा, सर्वाइवल को बहुत इंप्रूव कर देता है. So with this we come to the end of today's session. So thank you doctors.